हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लीगल वर्ल्ड। आज हम क्लैट 2022 का सिलेबस एंड थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी जानेंगे कि कैसे क्लैट का सिलेबस 3 to 4 मंथ में कवर करें। बिकॉज जो अभी करंट नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से मई में एग्ज़ाम होना है। तो देखते हैं कोविड की सिचुएशन क्या होता है। होप सो थोड़ा बेटर हो तो एग्ज़ाम टाइम पर हो। तो चलिए सिलेबस पर स्टार्ट करते हैं। जो क्लैट के नोटिफिकेशन के हिसाब से इस साल भी आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव पोर्शन आने वाला है। सब्जेक्टिव पोर्शन इंक्लूड नहीं किया इन्होंने 2022 के एग्जाम में। जो 1 मार्क्स का होगा नेगेटिव आपका 0.25 मार्क्स होगा फॉर ईच रॉन्ग। तो चलिए हम मेजर सब्जेक्ट्स आप देखते हैं क्या क्या है क्लैट एलएलएम के एंट्रेंस में। तो जो आपने यूजीस में पढ़ा होगा, चाहे वो 3 ईयर हो 5 ईयर लॉ हो, जो आपके लॉ स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, वही सब्जेक्ट्स आपके क्लैट पीजी में भी पूछे जाने वाले हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसका किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में मेजर क्वेश्चन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। जो इंक्लूड है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, important doctrines which are related to constitutional law, and some portion of the constitutional history also, just like Government of India Act 1935 and during constitutional committees etc. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका जूरिस्प्रूडेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कभी कल आपका ये 20 to 25% आपका एंट्रेंस का सिलेबस होता है। ये किसी एग्जाम में लाइक आप देखेंगे तो एलेट में जूरिस्प्रूडेंस का पोर्शन ठीक ठाक काफ़ी होता है। अराउंड 150 क्वेश्चन आते हैं, तो कभी आपका 30 क्वेश्चन, कभी 25 क्वेश्चन, उससे कम तो नहीं होता आपका जूरिस्प्रूडेंस के किसी भी। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये काफ़ी लिमिटेड कॉलेजेस में पूछे जाते हैं, लिमिटेड एंट्रेंस एग्जाम में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पोर्शन है। ज़्यादा कुछ है नहीं। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपके क्लियर से, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी आपके हो जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये एक सब्जेक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ओनली। उसके अंदर आपका पार्टनरशिप, सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जैसे सब्जेक्ट कवर होते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ही आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर होंगे। इसके बाद आता है टॉर्ट्स। ये भी बेसिक सब्जेक्ट है, आप ये फर्स्ट सेम में ही जनरली लॉ स्कूल्स में पढ़ते हैं। इसके बाद है फैमिली लॉ। इन्होंने फिर फैमिली लॉ को स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये हिंदू लॉ पूछने वाले हैं, मुस्लिम लॉ पूछने वाले हैं, क्रिश्चियन लॉ पूछने वाले हैं, पारसी लॉ। तो बेसिकली क्या फोकस रहिए दो ही सब्जेक्ट पे, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। या क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है एक दो सब्जेक्ट क्वेश्चन किसी और एक्ट से पूछ सकते हैं, बट मेजर आपके हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ आपका जनरली आप लॉ स्कूल्स में 3 ही सब्जेक्ट होते हैं मेन क्रिमिनल लॉ के जो आते हैं। एक सीआरपीसी, एक इंडियन पिनल कोड एंड एविडेंस। तो जनरली किसी भी एग्जाम में एविडेंस एक्ट तो मैंने नहीं देखा किसी एग्जाम में एविडेंस एक्ट पूछा गया है, एक्सेप्ट जामिया एंड फ्यू मोर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। तो एनएलयूज में तो नहीं आपके पूछे जाते हैं एविडेंस एक्ट। तो भी आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सकते हैं, बट मेजर आप फोकस करिए आईपीसी पर ही एंड सीआरपीसी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लॉ के साथ भी यही इश्यूज हैं कि प्रॉपर्टी लॉ, किस प्रॉपर्टी लॉ की बात कर रहे हैं वो लोग। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो आपका मेजर सब्जेक्ट ही है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पर ही फोकस करिए। नेक्स्ट आता है कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ। इसमें भी आपका बेसिक ही आपका पूछा जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं आपका इसमें पूछने के लिए। थोड़ा बहुत आपका एनसीएलटी का कोई जजमेंट आएगा तो उस पर पूछ सकते हैं। जैसे आपका अभी कोई मेजर टाटा का केस तो है, बट वो काफ़ी टाइम हो गया है, 1-2 साल हो चुका है, तो पूछ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अब बेसिक से आपके कंपनीज एक्ट के भी क्लियर है तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये जनरली आपका एनएलयू दिल्ली का जब एंट्रेंस देंगे एलएलएम का, तो उसमें काफ़ी मेजर पोर्शन है। तो क्लैट भी आपका वन पैसे जा सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा वो। नेक्स्ट टैक्सेशन लॉ, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
मेरे हिसाब से आप अपना देख सकते हैं कि आपके जहाँ टैक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कोई इशू नहीं है। तो जहाँ एक हो आपके एक पैसेज आ भी जाए तो आप कर सकते हैं। या आपने टैक्स कभी पढ़ा ही नहीं है और एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना है, तब वो बहुत मुश्किल है आपको टैक्सेशन समझना, क्योंकि टैक्सेशन बहुत वाइडर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट एनवायरमेंटल लॉ। ये भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इस 2021 के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए एनवायरमेंटल लॉ, आप सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट देखेंगे तो ये एनवायरमेंटल लॉ के लिए एनवायरमेंटल गाइडलाइंस की वजह से चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। बट सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के ऑर्डर दिए, तो आप वो जजमेंट रीड कर सकते हैं। एंड अभी लास्ट मंथ ही आपका इंटरनेशनल समिट भी हुआ है ग्लासगो में। तो इन्वायरमेंटल लॉ मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है 2021-2 के लिए। नेक्स्ट आते हैं लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। ये भी ठीक ठाक आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अब अभी लेबर कोड पार्लियामेंट से पास हो चुका है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो आप रीड कर सकते हैं इसमें क्या बेसिक फीचर्स हैं। आप अब डिटेल में थोड़े जाते हैं। सब्जेक्ट की डिटेल्स तो काफ़ी हो चुकी है, इतनी ही सब्जेक्ट उन्होंने मेंशन किया है। आई डोंट थिंक सो ये इसके अलावा किसी सब्जेक्ट से पूछने वाले हैं। लाइक आईपीआर मिसिंग है, बेसिक क्वेश्चन तो पूछ सकते थे आईपीआर से, बट देखते हैं क्या है होता है। नेक्स्ट है, आपको पता ही होगा क्लैट आपका क्या सिलेबस, एलएलएम का सिलेबस पैसेज बेस आता है कि आपको फैक्ट दे रखा है, आपको रीड करना है, एनालाइज करना है, देन इसके बाद आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले कि सेक्शन 299 में क्या डील किया, क्या दिया हुआ है इंडियन पिनल कोड में, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले। आपको पैसेज रीड करना पड़ेगा, फैक्ट होगा, उसके बाद ही आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद पैसेज काफ़ी जजमेंट का होगा। जैसे आप लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको 12 to 15 पैसे आ गए थे आपके पैसेज, इसके हिसाब से जजमेंट देने थे, तो 5-6 क्वेश्चन। जहाँ 2020 का पेपर देखेंगे तो एक पैसेज में 10 क्वेश्चन थे। तो कोई सर्टेन नहीं है कि क्लैट कितने क्वेश्चन एक पैसेज में आपको देता है। तो मान के चलिए कि 5 to 10 के बीच में ही होगा, उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद हम मेन पोर्शन पर आते हैं, आपको किस पर आपको फोकस करना है। और आपके क्लैट में अराउंड 200 के करीब रैंक लानी है आपको, तो इस इन पोर्शंस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लाइक इम्पॉर्टेंट जजमेंट एंड, ठीक है, आपका वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजन से डील करता है मेनली। जैसे आप एसआर बोमई की बात करेंगे, जो सेक्टोरिज्म की से डील कर आपको करता है, स्टेट इमरजेंसी की प्रोविजन से डील करता है, तो आप वो जजमेंट रीड कर सकते हैं। केशवानंद भारती के जजमेंट के अब रीड कर सकते हैं। आप रीड कर सकते हैं जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया था, उसके में आपको जजमेंट जजेस की बेंच के कितने होने चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। तो मेन आपका फोकस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर ही रह सकते हैं। फिर आपका आता है लेटेस्ट, सॉरी, आपका ये लेटेस्ट जजमेंट का पोर्शन चल रहा था। लेटेस्ट और रिसेंट जजमेंट्स में जैसे आप मराठा रिजर्वेशन की बात करेंगे, तो आपका जजमेंट आया है मराठा रिजर्वेशन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसको थ्रू अमेंडमेंट और थ्रू पार्लियामेंट में काफ़ी चेंजेस किए हैं, जिसमें स्टेट को पावर दी गई है कास्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आपके प्रोविजंस पता चल जाएंगे कि आर्टिकल 15 में दिया गया पावर है, आर्टिकल 16 में पावर जो रिजर्वेशन के प्रोविजन है, किस आर्टिकल उसको रेगुलेट करता है, कौन से आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट उन्होंने ओवर रूल्ड किया है, नॉट ओवर रूल्ड बट डाइल्यूट किया है उन्होंने, कैसे किया है। तो आप रिसेंट जजमेंट के लिए आपको कोई भी वेबसाइट रेफर कर सकते हैं जो आपके सुप्रीम कोर्ट और से के जजमेंट से डील करता है रेगुलरली। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।